डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके हिंदी विषय में पदखंड से। आपके पहले पार्ट में जो है वो है पाठ का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सर्वप्रथम हम आपके सामने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ ज़िले के निजामाबाद नामक गांव में हुआ था। यानी इनका जन्म आजमगढ़ ज़िले के जन्म 1865 ईस्वी में और जन्म स्थान है इनका निजामाबाद ये निजामाबाद एक गांव का नाम है और ये ज़िला आजमगढ़ में पड़ता है। ज़िला आजमगढ़ और ये आजमगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने बताया आपको कि इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ था निजामाबाद गांव में और आजमगढ़ ज़िले में। और यदि हम इसको संवत के रूप में लिखेंगे तो हम संवत के लिए क्या करते हैं, संवत में जैसे ये जो ईस्वी है तो संवत बनाने के लिए हम इसमें 57 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि संवत ईस्वी से 57 साल आगे चलती है। जब हम इसमें संवत बनाने के लिए 57 वर्ष जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होगा संवत 1922। यानी 1865 में जब हमने 57 साल जोड़े तो हमें संवत प्राप्त हुई 1922। यानी संवत 1922 में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। क्या नाम था? भोला सिंह उपाध्याय। नोट करेंगे इसे हम। पिता जो हैं इनके, पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय। यानी इनके पिताजी का नाम था भोला सिंह उपाध्याय। अब इनकी माता के बारे में हम बताएंगे। इनकी माता का नाम था रुक्मणी। तो इनकी माता का नाम क्या था? रुक्मणी देवी। इनके पूर्वज जो थे वो पहले ब्राह्मण थे, सनातन ब्राह्मण। बाद में ये सिख हो गए। अब जो ये आपके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, मिडिल परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने काशी में क्यूंस कॉलेज में प्रवेश लिया। काशी में क्यूंस कॉलेज में प्रवेश लिया। जब इन्होंने काशी में क्यूंस कॉलेज में प्रवेश लिया तब इनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अस्वस्थ होने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। फिर इन्होंने क्या किया, घर पर ही रहकर फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। यानी ये अपने घर पर रहकर
फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा का ये अध्ययन करने लगे। इसके बाद में हम बताएंगे आपको कि जब इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा का जब ज्ञान कर लिया, तो इसके बाद में ये निजामाबाद गांव के पास में एक तहसील स्तर का विद्यालय था, तो उसमें इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अध्यापन कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि इनको अध्यापन कार्य में बहुत अधिक रुचि थी। तो इन्होंने घर पर ही क्या, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा, इन तीनों का इन्होंने गहन अध्ययन किया। इन तीन भाषाओं को इन्होंने घर पे पढ़ा। अब एक बार मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ। इनका जो जन्म हुआ था सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद गांव में हुआ था, जो आजमगढ़ ज़िले में है। और आजमगढ़ ज़िला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम इनके भोला सिंह उपाध्याय था और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इन्होंने मिडिल परीक्षा पास करने के बाद काशी के क्वींस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद इनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। तब इन्होंने घर पर ही रहकर अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। आगे आपको हम बताते हैं। ये इसके बाद 20 वर्ष तक कानूनगो भी रहे, यानी इन्होंने उस कॉलेज से, जो तहसील स्तर का कॉलेज था, निजामाबाद में तहसील स्तर का जो कॉलेज था, उसमें अध्यापन छोड़ने के पश्चात इन्होंने 20 वर्ष तक कानूनगो, यानी जो तहसील में तहसीलदार होते हैं, लेखपाल होते हैं, कानूनगो होते हैं, तो कानूनगो का इन्होंने 20 वर्ष तक नौकरी की। यानी इन्होंने कानूनगो के पद पर 20 वर्ष तक रहे। इसके पश्चात 20 वर्ष कार्य करने के बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ से ये कानूनगो का पद छोड़ दिया। उसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यानी 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य करने के बाद वहाँ से इन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया। फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रहते हुए, यानी बिना वेतन के कार्य करते हुए अध्यापन कार्य किया। इन्होंने वेतन नहीं लिया वहाँ से, केवल इन्होंने अध्यापन कार्य किया और उसका कोई शुल्क नहीं लिया। अवैतनिक होता है, अवैतनिक ये एक शब्द है। अवैतनिक यानी बिना वेतन के, अवैतनिक कहते हैं बिना वेतन लिए हुए कार्य करना। तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिना वेतन के कार्य किया। अब इन्होंने जब वहाँ पर शिक्षण का कार्य किया तो शिक्षण का कार्य करते रहे, क्योंकि इन्हें शिक्षण कार्य करने में बहुत अधिक रुचि थी। इनका उद्देश्य, इनका ध्येय
अध्यापन कार्य करना ही था। अब इस महान कवि के मृत्यु जो हुई थी वो सन 1947 ईस्वी, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1947 ईस्वी में। जब हम इसे संवत में बदलेंगे तो इसमें 57 साल जोड़ देंगे, तो 57 साल जोड़ने के बाद जो संवत हमें प्राप्त होगी संवत 2004, यानी इसमें 57 साल जोड़ने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ संवत 2004, यानी इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और संवत 1922 में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो सन 1947 में और संवत में 2004 में। ठीक है, अभी हमने आपको जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, अब थोड़ी सी चर्चा इनके साहित्यिक परिचय के बारे में कर ली जाए, क्योंकि जो आपका सिलेबस है और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा, यानी सबसे बड़ा जो रोल होगा वो साहित्यिक परिचय का होगा, लेकिन थोड़ा सा विवरण जीवन परिचय के बारे में भी दे दिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम विवरण जीवन परिचय में लिखेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय पर हम ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि साहित्यिक परिचय में उनकी रचनाएँ भी आ जाएंगी, उनकी भाषा शैली भी आ जाएगी, अलंकार छंद वगैरह सब आ जाएंगे, तो ये साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आएगा। तो उसमें जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और जो आपकी परीक्षा है उसमें साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, तो उससे पहले थोड़ा सा जीवन परिचय हो जाता है, उसके बाद साहित्यिक परिचय अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो हम इनके साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं कि ये द्विवेदी युग के, यानी जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ये द्विवेदी युग के प्रतिनिष्ठ कवि थे, यानी प्रतिष्ठित कवि थे, और कवि होने के साथ साथ ये लेखक भी थे। तो ये पहले प्रारंभ में ब्रज भाषा में रचना किया करते थे, यानी अपनी कविताओं की रचना ब्रज भाषा में किया करते थे। जो प्रारंभ में ये कविता करते थे किस भाषा में करते थे रचनाएं? ब्रज भाषा। प्रारंभ में जो कविता किया करते थे वो ब्रज भाषा में। फिर क्या होता है, जो द्विवेदी युग नाम पड़ा है, तो द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। वो युग प्रवर्तक लेखक थे, यानी द्विवेदी जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक लेखक और कवि थे, और उनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। तो युग प्रवर्तक कवि या लेखक वो माने जाते हैं जिनके नाम पर युग पड़ा हो, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं तो उनके नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। इसी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं तो उनके नाम पे द्विवेदी युग पड़ा। तो ये जो होते हैं ये युग प्रवर्तक लेखक होते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनसे कहा, यदि आप अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का इस्तेमाल करेंगे, यानी खड़ी बोली का प्रयोग करेंगे, तो आपकी रचनाओं में अधिक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप मेरी सलाह मानिए और आप खड़ी बोली में भी रचना कीजिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने उनकी बात को माना और उसके बाद में वो खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे, और उनसे जो खड़ी बोली में रचनाएं करने की प्रेरणा मिली मैंने आपको बता दिया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें खड़ी बोली में रचनाएं करने के लिए कहा। ठीक है, तब ये अपनी रचनाएं खड़ी बोली में लिखने लगे। तो इन्होंने प्रिय प्रवास, इनका एक महाकाव्य है। कौन सा? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास महाकाव्य इन्होंने खड़ी बोली में लिखा है, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से इनको खड़ी बोली में रचनाएं करने की प्रेरणा मिली। इसके बाद में इन्होंने खड़ी बोली में प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिखा, और ये महाकाव्य
17 सर्गों में विभाजित है। यानी इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है और इसमें 17 सर्ग हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो महाकाव्य है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य है। यानी प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कभी कभी ये एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, आपकी परीक्षाओं में कभी भी पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली गद्य में, और ये बताइए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो प्रिय प्रवास है। यानी हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो जो इनकी खड़ी बोली में लिखी हुई काव्य रचना यानी जो महाकाव्य प्रिय प्रवास है, उस पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन है, उसने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया। यानी इस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जो इन्हें पुरस्कार दिया, वो कौन सा दिया? मंगला प्रसाद पारितोषिक। यानी मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर इसके पश्चात इनको कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति, इसकी उपाधियां भी दी गई। यानी कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति की जो उपाधि है उससे इन्हें नवाजा गया। 2 उपाधि मिली इन्हें, कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति। यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया। उसके पश्चात इन्हें 2 उपाधियां और मिली, एक कवि सम्राट की और एक साहित्य वाचस्पति। और ये उपाधियां मिलने के पश्चात ये प्रसिद्ध हो गए और इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया और इस योगदान के कारण ये हमेशा याद किए जाएंगे। आइए हम आपके सामने इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो सबसे पहले हम नाटक के बारे में बताएंगे आपको कि इन्होंने नाटक कौन कौन से लिखे हैं। तो हमने ये नाटक के बारे में चर्चा करी। इन्होंने जो इनके प्रमुख नाटक हैं उसमें है प्रद्युम्न विजय, प्रद्युम्न विजय, और दूसरा रुक्मणी परिणय। यानी इन्होंने प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय 2 प्रसिद्ध नाटक भी लिखे हैं। इसके बाद में उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। उपन्यास, तो उपन्यास में
जो इनका प्रथम उपन्यास है वो प्रेम कांता है। प्रथम उपन्यास है इनका उपन्यास प्रेम कांता, यानी ये इनका प्रथम उपन्यास है। जो इन्होंने प्रथम उपन्यास जो लिखा था उसका नाम प्रेम कांता है। इसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, और फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, और यानी ठेठ हिंदी का ठाठ और दूसरा अधखिला फूल। तो इसकी भी इन्होंने रचना की। प्रथम उपन्यास प्रेम कांता, उसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, इन्होंने ये और इनकी रचना की। अब काव्य ग्रंथ में लगभग इन्होंने 15 से ज़्यादा रचनाएं की हैं। इनके जो काव्य ग्रंथ मिलते हैं वो 15 से ज़्यादा मिलते हैं, 15 रचनाओं से अधिक, 15 रचनाओं से अधिक, यानी 15 रचनाओं से अधिक इन्होंने काव्य लिखे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 रचनाओं का हम जिक्र करेंगे। जैसे इसमें है प्रिय प्रवास और पारिजात, और तीसरा वैदेही वनवास। 15 रचनाओं से अधिक इन्होंने काव्य की रचना की है। और ये 3 मुख्य रूप से आप देखेंगे, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। तो इनकी 3 प्रमुख ये काव्य रचनाएं हैं। इनके बारे में ही अगर आप जैसे ये जीवनी वगैरह आ जाती है तो आप इन 3 रचनाओं को मुख्य रूप से लिखेंगे और थोड़ा सा ये वर्णन भी दे देंगे। 15 रचनाओं से अधिक इन्होंने काव्य रचे हैं। अब इन 3 मुख्य रचनाओं में से प्रिय प्रवास, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, जो ये प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और ये 17 सर्गों में विभाजित है। 17 सर्ग। इसमें क्या है, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने राधा कृष्ण के बारे में वर्णन किया है और उनकी लोक मंगलकारी जो उनकी लोक मंगलकारी कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके पश्चात मुक्तक कविताओं का एक संग्रह है, उसमें मुक्तक कविताएं हैं। तो इसमें प्रमुख हैं चौखे, चौपदे, चोखे, चौपदे और चुबते, चौपदे। चौखे, चौपदे, चुबते, चौपदे, मतलब समान सी लगती हैं, ये याद होने में भी आपके लिए आसान रहेंगी। ग्राम गीत, और कल्पलता। यानी मुक्तक कविताओं का एक संग्रह है, उसमें मुख्य रूप से चौखे चौपदे, चुबते चौपदे, ग्राम गीत और कल्पलता, ये इनके मुक्तक कविताओं के संग्रह में मिलते हैं। अब
भाषा शैली, भाषा शैली में भाषा को लेते हैं सबसे पहले, यानी पहले इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी, यानी ब्रज भाषा में ये रचनाएं करते थे। फिर बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा पाकर इन्होंने खड़ी बोली में भी रचनाएं करनी शुरू कर दी, ब्रजभाषा, इसके पश्चात खड़ी बोली। खड़ी बोली में रचनाएं करनी शुरू कर दी। भाषा शैली, ब्रजभाषा, उसके पश्चात खड़ी बोली। भाषा में ब्रजभाषा, खड़ी बोली। शैली में इन्होंने प्रबंध शैली और मुक्तक शैली, जो शैली में इन्होंने प्रयोग किया है वो प्रबंध शैली और मुक्तक शैली। थोड़ा सा अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। अलंकारों में इन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों अलंकारों का प्रयोग किया है, यानी दोनों तरह के अलंकार शामिल किए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दोनों का समावेश। अपने काव्य में इन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार यानी दोनों का समावेश किया है। तो इसके अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह अलंकार आदि आदि आते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, यानी इनका हिंदी साहित्य में स्थान क्या है? तो काव्य के क्षेत्र में भाषा, भाषा शैली, छंद और अलंकारों की दृष्टि से इनका जो भाव बहुत प्रधान है और ये हिंदी के सार्वभौम कवि माने जाते हैं। जो इन्होंने रचनाएं की हैं हिंदी साहित्य में, इनकी रचनाओं के कारण इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अब आज हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में चर्चा की, जिनके जीवन परिचय के संबंध में आपको बताया और साहित्यिक परिचय के संबंध में आपको बताया, रचनाएं बताई, भाषा शैली, अलंकार बारे में चर्चा की। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो पवन दूतिका जो आपकी रचना है, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। पवन दूतिका जो ये ली गई है, ये प्रिय प्रवास से ली गई है, प्रिय प्रवास से। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए पवन दूतिका जो शीर्षक है इसका अध्ययन करेंगे। आप इनकी जीवनी को PDF के माध्यम से पाएंगे और उस PDF से आप इनकी जीवनी को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उससे उसका अध्ययन करेंगे। और आने वाले टाइम में जो अगली हम वीडियो बनाएंगे तो पवन दूतिका नामक शीर्षक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।